नमस्कार। ओसीडी को लेकर एक वीडियो बनाया था मैंने जिसपे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए उस चीज़ को लेकर के। ओसीडी पर अगर आपको काम करना है तो कुछ चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें किसी अच्छे सलाहकार से, मनोवैज्ञानिक सलाहकार से के साथ में बैठ के कर लेनी चाहिए। मेरे पास अभी एक केस आया था ओसीडी का, तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में था। बच्चा था करीब 17 साढ़े 17 साल का, 17 से ऊपर का, और ओसीडी उसको करीब 3.5 साल से थी। अकेलेपन की वजह से उसको ओसीडी ने बहुत ज़्यादा घेरा हुआ था। हुआ ये था कि वो जब ये कोविड का टाइम रहा उस समय में वो जैसे ही अंदर घर में रहा, उससे पहले वो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, ऐसा उसके पेरेंट्स ने बताया मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से जैसे ही वो घर में रहा तो वो उसका टाइम वही टाइम था उसके हार्मोनल चेंजेस का, और वही टाइम था उसको सारे फ्रेंड्स से कट होने का। और दूसरा, वो उस समय फॉरेन में था, इंडिया में नहीं था। तो और उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स इंडिया में थे, कुछ मेंबर्स फॉरेन में थे, कुछ मेंबर्स दूर थे। तो वो उसके अंदर एक बहुत अजीब सा डर समा गया। अच्छा, ओसीडी वैसे डर की वजह से नहीं आता है। ओसीडी का अपना एक अलग ब्रेन में एक ट्रिगर हो जाता है, कई सारे कारणों से ग्लिच हो जाता है, जिसकी वजह से ओसीडी होता है लोगों को। पर डर भी कारण हो सकता है एक ग्लिच होने का, या यूँ कहिए कि वो एकदम से अंदर से सहम गया तो उसको छोटा छोटा सा ओसीडी हुआ, बहुत थोड़ा थोड़ा सा ओसीडी हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो 3-4 साल के अंदर उन लोगों को समझ में भी नहीं आया, क्योंकि फैमिली थोड़ी सी उनकी अलग अलग हो गई थी कुछ समय के लिए। पेरेंट्स में सेपरेशन भी हो गया, तो इस बीच में पेरेंट्स का सेपरेशन जो है वो बच्चों को बहुत अंदर तक सहमा देता है, झकझोर देता है। कोई कोई बच्चे तो एग्रेसिव हो जाते हैं और कोई कोई बच्चे शांत हो जाते हैं, समझ नहीं पाते इसको कैसे डील करें। तो उस बच्चे पर क्या असर आया, उसको ओसीडी हो गया। और ओसीडी में क्या होता था, उसको सिर्फ इतना कि बस बार बार जाके वो दरवाज़ा चेक करता था कि दरवाज़ा बंद है कि नहीं। दूसरा, उसको 2-3-4 उसको चीज़ें होती थी। दूसरा, उसने बताया कि बस मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर मैंने एक बार देखा है इस तरफ, या इधर देख लिया या इधर देख लिया, किसी भी एक डायरेक्शन में उसने देखा, राइट साइड देखा, तो अब लेफ़्ट साइड भी उतना ही देखना बहुत ज़रूरी है। और वो कहने लगा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं राइट साइड नहीं देखूँ, और लेकिन मैं जब तक देखूँ नहीं तब तक मुझे इतना ज़्यादा बेचैनी होती है, और फिर ऐसे ऐसे अजीब अजीब थॉट आते हैं। अब आप सोचिए कि एक ओसीडी वाले व्यक्ति को, जिसको अगर वो सिर्फ लेफ़्ट साइड एक बार देख रहा है तो राइट साइड देखना ज़रूरी है, और अगर राइट साइड उसने देख लिया है तो लेफ़्ट साइड देखना ज़रूरी है, जबकि वहाँ पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, देखने के बाद कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो उस चीज़ को पकड़ के ठीक करे या कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ देखना। लेकिन वो देख देख के इतना परेशान हो जाता था, और उसको उतने ज़्यादा थॉट आने लगते थे कि जैसे अगर इधर देखा है और उधर नहीं देखूंगा तो उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाए, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई पकड़ के उसको उधर दिखा रहा है कि कोशिश कर रहा है। बच्चे ने बहुत कोशिश करी, उन लोगों ने किसी से काउंसलिंग भी कराई, और उन्होंने बताया कि ये ओसीडी है इसको, और साइकेट्रिस्ट को उन्होंने दिखाया, और साइकेट्रिस्ट ने उनको बहुत सारी दवाई भी दी। कई बार क्या होता है कि साइकेट्रिस्ट जो दवाइयाँ देते हैं वो लोगों को ये जो प्रॉब्लम है ना ओसीडी, ये मेडिसिन से ना ठीक हो करके समझ से, कॉग्निशन से ठीक होने वाली बीमारी है। तो प्रॉब्लम यही होती है कि जब कोई व्यक्ति ओसीडी जैसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है तो उसको मेडिसिन दे करके सुला देना, या आर्टिफिशियल हार्मोन्स को क्रिएट करने के लिए दवाइयाँ देना जिससे वो हैप्पीनेस को फील करे, इनफ नहीं होता। बल्कि ये कहिए कि दूसरे डायरेक्शन में इनफ हो जाता है। ये चीज़ तो ठीक नहीं होती। वो व्यक्ति सो जाता है, अननेसेसरीली मुस्कुराता है, और जो उसकी प्रॉब्लम है वो ट्रिगर फिर भी करती रहती है। तो ये समझने वाली बात है कि जो ओसीडी है वो थॉट प्रोसेसर से आ रहा है। ओसीडी को ठीक करने के लिए 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक है थॉट प्रोसेसर, जिसमें ओसीडी
के थॉट आ रहे हैं, मतलब जिसमें इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, अवांछित विचार आ रहे हैं, जिनको नहीं चाहते हम आना वो सारे विचार आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कंपल्शन होना, थॉट में ऑब्सेशन होना और बॉडी में कंपल्शन होना। बॉडी जो है उसमें कंपल्शन होता है ना, वो कुछ ना कुछ करने को। जैसे वो बच्चा कहने लगा कि अगर मैंने इस हाथ में पेन लिया है तो मुझे इस हाथ में भी अब उतना ही उसी तरीके से पेन लेना पड़ेगा। मतलब उसको ओसीडी, मैंने बहुत सारे तरह के ओसीडी देखे हैं, लेकिन ये वाला ओसीडी मेरे को डायरेक्टली पहली बार डील करने के लिए आया। तो मैंने देखा कि वो मेरे घर में भी जब बैठा था, मेरे क्लिनिक में भी जब बैठा था, पहले वो जब मुझसे मिलने आया तो मेरा जो कुशन इस तरफ रखा था वो उसको बिल्कुल वैसा ही उसने दूसरा कुशन उठा के इस तरफ भी रखा। सिमेट्री में उसकी दुनिया चल रही है। लेकिन क्या दुनिया सच में सिमेट्री में होती है? हो ही नहीं सकती। ये तो पेंटिंग होती है, कोई पोस्टर होता है जिसको हम सिमेट्री में बनाते हैं। हमारी बॉडी भी सिमेट्री में हमको लगता है कि है, पर एग्जैक्टली होती है कि नहीं होती है ये अलग ही प्रश्न हो गया। बहुत सारी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिमेट्री में होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम कोई फ्रेम बना रहे हैं तो वो सिमेट्री में है। अगर हम कोई मान लीजिए एक मंदिर बना रहे हैं तो वो सिमेट्री में है। एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो मे बी वो सिमेट्री में हो सकती है। हम मान लीजिए एक कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे घर में जो सिमेट्री में बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्रकृति तो सिमेट्री में नहीं होती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि वैसे देखा जाए तो जैसे प्रकृति है, इसका एक पत्ता यहाँ से उगेगा, दूसरा पत्ता यहाँ से उगेगा, क्या तीसरा यहाँ से उगेगा, चौथा यहाँ से, पांचवा उसी जगह से उगेगा ऊपर से। इस तरह से सिमेट्री होती है। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाता है वो सिमेट्री में नहीं होता है, क्योंकि कहीं कोई बिल्डिंग है, कहीं कोई पेड़ है, कहीं कोई गड्ढा है, कहीं कोई पत्थर है, कहीं कोई खंबा है, कहीं कोई लोग हैं, कहीं दूसरे तरह के लोग हैं, कहीं गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो ओवरऑल पूरा सिमेट्री में नहीं है। तो जब वो बाहर जाता था वो बच्चा, तो उसको वो सिमेट्री तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना करना। तो उसको इतनी बेचैनी होती थी, इतनी बेचैनी होती थी कि वो बिल्कुल ना परेशानी की में आ जाता था। और वो उसको समझ नहीं आता था कि मैं इसको कैसे सही करूं, कैसे सिमेट्री में लाऊं। और वो घबराहट के मारे वो पसीने पसीने हो जाता था और उसको जो है कंपल्शन होने लगता था कि मैं इसको ठीक करूं। लेकिन वो करने के लिए उसके पास ग्राउंड ही नहीं। तो उस चक्कर में उसने डर के मारे बाहर जाना छोड़ दिया। वो कमरे में अपने बैठने लगा और कमरे में पूरी कोशिश करके वो अपनी सिमेट्रिकल करता रहा, दिन भर सिमेट्रिकल करता रहता था। उसने कमरे के बीचों बीच अपनी अलमीरा को सेट किया, बीचों बीच अपने बेड को सेट किया, बेड के इस तरफ एक सही सा स्टूल लगाया, बिल्कुल डुप्लीकेट स्टूल उसने यहाँ लगवाया, एक यहाँ पर उसने स्टैचू लगाया तो एक स्टैचू उसने यहाँ लगाया। और पूरी कोशिश करी उसने कि पर्दे बिल्कुल सिमेट्री में रहे, सब कुछ सिमेट्री में रहे। और वो दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता था। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के डाइनिंग टेबल पे आता, घर के बाहर आता, तो उसको ये लगता कि पूरा घर सिमेट्री में हो ही नहीं सकता ना। अब सोफ़ा उनका सिमेट्रिकल डिज़ाइन में नहीं था, उनका डाइनिंग टेबल तो सिमेट्रिकल डिज़ाइन में था, लेकिन बाकी चीज़ें जो जमी हुई हैं एक के बाद एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकते थे। तो ये बहुत बेचैन हो जाता था, इसको बहुत परेशानी होने लगती थी। और वो जल्दी से घर के अपने कमरे के अंदर भाग जाता था और बंद हो जाता था। ये 17.5 साल का बच्चा लगभग 3 साल से ऊपर हो गए इस सिमेट्री से परेशान था। सुनने में शायद हमको ये तकलीफ़ समझ में ना आए, लगे कि जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको डील किया तो उन्होंने उसको ना पहले तो बहुत गुस्सा किया। क्या हुआ कि एक तो उसके पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ था, तो वो वैसे ही बहुत परेशान थे दोनों। दूसरा, इस बच्चे की परेशानी बहुत अनयूजुअल सी परेशानी थी, अनोखी सी। होता ये है कि आमतौर पे घरों में आम व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि ये साइकोलॉजिकल परेशानी है और इसको किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करके ठीक किया जा सकता है। तो ये ना पहले तो समझाइश दी जाती है। तो दोनों पेरेंट्स जब सेपरेट हो गए और ये बच्चा बीमार हुआ, तो उन्हें लगा कि ये शायद हमारे सेपरेशन की वजह से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और इसको पसंद नहीं आ रहा कि फादर जो है वो किसी दूसरी व्यक्ति के साथ रहेंगे और मदर हम लोगों के साथ रहेंगी। तो फादर आते थे, उस बच्चे को संभालते थे, कोशिश करते थे उसको समझाने की और अपना नया रिश्ता समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन बच्चा जो था वो ओसीडी की तरफ जा रहा था। बच्चा डिप्रेशन की तरफ अकेले नहीं जा रहा था, या बच्चा
सप्रेशन की तरफ भी नहीं जा रहा था। बच्चा इस रिलेशनशिप से परेशान ज़रूर था, लेकिन उसको बीमारी कौन सी हो रही थी? ओसीडी हो रही थी, क्योंकि उसको सिमेट्रिकल चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरी चीज़ थी दरवाज़ा बंद करना, दरवाज़ा बंद है कि नहीं। तो हर बार बार वो अपनी जाके विंडो चेक करता था, अपना दरवाज़ा बंद है कि नहीं चेक करता था, बार बार अपने बेड पे बैठता था, सब चीज़ें सिमेट्री करता था, फिर वो थक जाता था बुरी तरह और सो जाता था। ऐसे करते करते ये जो मदर थी इनकी, ये भी बहुत बीमार हो गई, ये भी बहुत परेशान हो गई। बीमार वो इसलिए हो गई कि सेपरेशन हो रहा था, परेशान इसलिए हो गई कि बच्चे को ऐसी हरकत हो रही थी। अकेले में उन्होंने किस तरह से सरवाइव करना है ये सब सोचा, और अर्निंग पर्सन थी तो वो अपना ऑफिस चली जाती थी। धीरे धीरे करके इस बच्चे पे उनका ध्यान उतना था भी नहीं, और ये बच्चा, क्योंकि वो कोविड का टाइम था, स्कूल बंद थे, ये किसी तरह अपना सेशंस अटेंड करता था। धीरे धीरे इसने सेशन जो ऑनलाइन होते थे वो भी बंद कर दिया करना, और धीरे धीरे इसकी ये ओसीडी बढ़ती चली गई। फिर ये अभी कुछ समय पहले मेरे पास, मेरे कांटेक्ट में आया था, कुछ महीनों पहले, करीब 7-8 महीने पहले। तब मैंने इसको बहुत देर तक ऑब्ज़र्व किया और बहुत देर तक बात करने की कोशिश करी। आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चा बोलता नहीं था बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा बोलता था, और जो मेरे ऑफिस में सिमेट्रिकल नहीं था उसका ध्यान पूरा वहीं था। मैंने उसको बोला कि क्या तुम्हारा मन हो रहा है कि उसको जाके ठीक करूं? तो कहने लगा हाँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने समझाया था कि तुम्हें अपने आप को रोकना है, तुम्हें अपने आप को ध्यान दिलाना है कि नहीं करना है, मुझे जाके नहीं करना है। तो वो जब मेरे साथ में बैठा तो वो ना अपने हाथों को ऐसे कस कस के भींच रहा था, मैंने देखा वैसे ऐसे कर रहा था, उसके कंधे ऐसे ऐसे हो रहे थे, और फिर ऐसे होते होते जैसे ही उसका ध्यान इस तरफ चला जाता था, फिर वो बहुत, शायद वो मेरे पास 40 मिनट पहली बार में बैठा और उसने करीब करीब 8-10 गिलास पानी पी लिया। जैसे ही वो इधर कर देखता था वो वापस उधर को देखता था, और फिर वो बहुत कोशिश करके अपने आप को रोकने की कोशिश करता था कि मुझे ये नहीं करना है। देखिए, सबकी अपनी अपनी तरीके से थेरेपी होती है। मैं जिन भी साइकोलॉजिस्ट ने उनको देखा था उनको मैं गलत तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा अपना एक तरीका है जो कि मैं सिखाना चाहूँगी, और मैंने उस लड़के को सिखाया, और वो करीब मेरे पास 8 सिटिंग बैठा, जिसमें मैंने उसकी सीबीटी करी। तो 8 सिटिंग के बाद मैंने उसको धीरे धीरे समझाया, बहुत स्लो प्रोसेस में उसको समझाना पड़ा, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस में ही ऐसे लोग समझ पाते हैं। बहुत देर तो हमारी बिना बातचीत का गैप होता था, और वो बैठा रहता था और मैं उसको देखती रहती थी, मैं बैठी रहती थी और मैं कुछ अपना लिखना पढ़ना करती थी, और वो बैठे रहता था और वो अपने आप को पूरी कोशिश करता था। धीरे धीरे मैंने उसको समझाया कि कोशिश ये नहीं करनी है कि मुझे ये नहीं करना है, समझ रहे हैं आप? कोशिश ये नहीं करनी है कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि ये जो बॉडी है और ये जो माइंड है, ये जो ब्रेन है, ये थॉट प्रोसेसर का अड्डा है, और ये जो और इसमें से आता है ऑब्सेशन। ये जो बॉडी है ये कंपल्सिव बिहेवियर देता है, कंपल्शन देता है बार बार करने के लिए। ये बॉडी जो होती है ना, वो उसको ऑर्डर देता है। यहाँ से माइंड जो है, वो जो जो ब्रेन प्रोसेसर है, जो थॉट प्रोसेसर है, उसके अंदर से एक बिहेव निकल करके बॉडी को फोर्सफुली एक ऑर्डर देता है कि तुमको अब ऐसा करना है, और बॉडी रुक नहीं पाती है, जबकि बॉडी के पास अपना एक अलग माइंड होता है। जितने सेल होते हैं ना हमारे, जितने ऑर्गन होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ढेर सारे सेल होते हैं हमारे, वो सबके पास अपना माइंड होता है। तभी तो अगर मान लीजिए ये चीज़ गर्म है और मैंने छुई और मुझे एकदम से गर्म है लग गया, ये किसने बताया? ये इस सेल जो उससे टच हुआ, ये जो मेरी त्वचा का जो सेल है, उसका इतना तेज ट्रांसमीटर है, इतना तेज वो यहाँ से वहाँ बात को पहुँचाता है, और वो डिसीज़न ले लेता है कि हमको हटाना है। इसीलिए हम बहुत बार जलने से बच जाते हैं। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी अपने आप भी रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को माइंड के ही थ्रू, बॉस तो माइंड ही है, माइंड के ही थ्रू हमने लर्न करा दिया है, हमने उसकी आदत डलवा दी है और उसको सिखा दिया है। बॉडी हैबिट में आ जाती है, बॉडी लर्न कर लेती है, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है। उसको जैसा जैसा सिखाओ वैसा वैसा वो सीख जाती है। जैसे मान लीजिए एक मच्छर ने मुझे काटा, तो मैं जल्दी से मच्छर को उड़ाने की कोशिश करूँगी, मुझसे मच्छर मरा कि नहीं मरा, लेकिन उसके बाद मैं खुजाऊँगी और मच्छर तो भाग जाएगा या मर जाएगा। लेकिन
हमारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, इतना फास्ट रिएक्ट करती है कि वो हम ये कहें कि उसने ब्रेन से ही हर बार एक ऑर्डर लिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी जो तीनों नाड़ियाँ होती हैं जो हमारे वो भी हमें ऑर्डर करती है और वो हमें पूरी बॉडी को बढ़ाती हैं आगे। रोज़ के जो कार्य होते हैं वो हमारी बॉडी उसके हिसाब से करती है। तो हमें उसी तरीके से बॉडी को, जैसे उसको उस साइकोलॉजिस्ट ने सिखाया कि आपको ये नहीं करना है और स्ट्रिक्टली नहीं करना है, कोशिश करनी है कि इधर देख लिया तब इधर नहीं देखना है, ऐसा आपको बस बिहेव रखना है। बच्चा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये तरीका था जो मैंने उसको समझाया कि आपको बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि ऐसा कर दिया तो अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बॉडी जो है ना, वो माइंड जो है उसकी 2-3 बातें तो समझेगी, 2-3 बातें नहीं भी समझेगी। ब्रेन भी जो है वो 2-3 चीज़ों को तो आपके एक्टिवली समझेगा और 2-3 चीज़ों को वो उस ट्रिगर के दौरान समझेगा कि कैसा हो रहा है। तो माइंड कहेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है, तो नहीं को कई बार माइंड जो है ना ब्लाइंड कर देता है। ये ब्रेन का काम है। बहुत बार वो इतना चालाक होता है हमारा माइंड कि उसको जो नहीं करना है, मतलब नहीं वाला शब्द उसने आपके थॉट प्रोसेसर में से उसके ऊपर एक फॉग ला दिया, एक धुआं ला दिया। वो क्लियर नहीं है कि नहीं करना है। ओसीडी में यही तो होता है। ये मालूम है एक ओसीडी वाले व्यक्ति को कि मुझे इस तरह से करते बार बार रिपीटेटिवली जो मैं कर रहा हूँ काम को, उसको करने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है और उसको नहीं करने से भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये मेरे कॉग्निशन में, मेरे ध्यान में, मेरे सोच में, मेरी समझ में आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार कंपल्शंस आ रहे हैं। तो जो ब्रेन है ना, वो जो ये समझ होती है ना, जो कॉग्निशन है, उसको, उस समझ को ब्रेन उसके आगे एक फॉग ला देता है, एक धुआं ला देता है और वो क्लियर नहीं होता है। मतलब थॉट प्रोसेसर अपने हिसाब से चलाता है और बॉडी को कंपल्शंस आने लगते हैं। बॉडी फट से जाएगी, बॉडी ऐसे करेगी, बॉडी हाथ धोएगी, या बॉडी को फियर हो जाएगा भगवान से। बहुत सारे लोगों को होता है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको दूंगी कि भगवान जी से या तो डर, या भगवान जी को नहीं किया ऐसा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इस बात का डर। ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन ये वाला जो ओसीडी था उसका ये सिमेट्री में नहीं है समान, तो इसका ओसीडी था। अब वो बच्चा हमेशा बस इस बात पे ध्यान रख रहा है कि जो नहीं करना है मुझे, अब ऐसा नहीं करना है। वो कोशिश कर रहा था, मतलब वो करना चाहता है, मतलब उसका ओसीडी उतना ज़्यादा अभी पावर में नहीं है। उसका जो थॉट प्रोसेसर है, उसने अपने थॉट प्रोसेसर को थोड़ा तो अपने अभी उसके पास में है, उसकी चाबी, थॉट प्रोसेसर की चाबी भी उसके पास में है। तो करना क्या है? करना ये है कि जो आदत, जो बॉडी को आदतें हैं, उसकी आदतों को बदलना है। मतलब मुझे ये नहीं करना है ना करके मुझे कुछ और करना है, करने में ध्यान लगाना है। जैसे इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बाहर की जो हवा होती है, शुद्ध हवा, वो आपके ब्रेन के अंदर उसको ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी को और ब्रेन को, माइंड को, थॉट प्रोसेसर को ये बताना कि मुझे सुबह उठना है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगा, या मुझे सुबह उठ कर के नहीं होता। तो वो बॉडी ब्रेन जो है वो रोकेगी बॉडी को नींद को खोलने से। लेकिन आप उस पर क्या बोलेंगे बार बार कि मुझे सुबह उठना है, सुबह उठ के मुझे बाहर को निकलना है। बाहर कहाँ निकलना है? बालकनी में, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर से मुझे बहुत प्रॉब्लम ना हो शुरुआत की दौर में। जैसे ही ओसीडी से आप डील करना शुरू करेंगे तब, तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। अब बाहर जब निकलोगे तो बाहर की दुनिया जो अगर बालकनी से देखते हैं, या घर के बाहर थोड़ा सा ग्राउंड में अपने कैंपस के बाहर जाते हैं, या जहाँ भी अपना घर है वहाँ सड़क के बाहर, तो सड़क पर जाते हैं, तो वो सिमेट्री में तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो अब इस बात पे ध्यान नहीं लगाना है कि मुझे सिमेट्री नहीं है, इस बात पे ध्यान लगाना, ऐसा नहीं। टास्क दूसरा देना है अपने ब्रेन को। कैसा टास्क देना है? कि मुझे ऑक्सीजन बहुत सारी लेनी है,
भर के ऑक्सीजन लेनी है और मुझे बार बार ये ध्यान रखना है कि कहाँ बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं और उससे मुझे ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है। अपने ब्रेन को ये समझाना है कि ये जो पेड़ लगे हैं, ये जो प्रकृति है, इनसे मुझे बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है और मुझे भर के ऑक्सीजन लेनी है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को ये सिखाना है कि ये मेरे लिए ये ऑक्सीजन लेना बहुत अच्छा है। तो जैसे ही मैं अपने ब्रेन को बार बार कहेंगे हम अपने ब्रेन को कि ऑक्सीजन लेना बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेना बहुत अच्छा है, तो कुछ देर के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत देर के लिए कर पाएंगे। जो व्यक्ति मानसिक तौर पर ओसीडी से ग्रसित है वो थोड़ी ही देर में उसका फिर से ट्रिगर होगा और वो सिमेट्री ढूंढेगा। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए भी वो ये कर पाता है कि मुझे ऑक्सीजन लेना है, तो वो कुछ देर ऑक्सीजन लेगा और अपने आप को उसके बाद गिल्ट में नहीं लाना है। इस बात को अगर कोई भी ओसीडी वाला व्यक्ति मेरी सुन रहा है तो वो ध्यान रखे। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहती हूँ मेरे दोस्तों, कि आपको अगर ओसीडी है और आपने इस तरह की, जो मैं आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज बताऊंगी, अभी बता रही हूँ, जैसे मैंने पहली बताई कि अपने ब्रेन को ये समझाना है, अपने मन को समझाना है, अपनी बॉडी को समझाना है, तीनों को, कि ऑक्सीजन मेरे लिए बहुत अच्छा है और मुझे जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो पेड़ पौधे लगे हैं, किसी गार्डन में चले जाइए, कहीं पर ऐसी जगह जाइए या आपकी बालकनी में कुछ पौधे लगे, उनके पास बैठ जाइए और उनको थोड़ा सा देखिए, उनको सहलाइए, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताना शुरू करिए। ये जो नेचर है ना, ये हमको बहुत ज़्यादा पावर दे सकता है। और जैसे ही कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड्स में हो सकता है, आधा मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है। अब ये जैसे जैसे आप करेंगे प्रैक्टिस से बढ़ेगा, कुछ मिनट बाद वो ब्रेक होगा और फिर से आपको लगेगा कि सिमेट्री या जो भी जिस तरह का भी ओसीडी है, सभी तरह के ओसीडी में ये वाली एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आपको थोड़ी देर में लगेगा, फिर से वापस से वो ट्रिगर आ सकता है, आएगा। तो उस समय आँख बंद करके गहरी लंबी सांस लेकर के अपने आप को थैंक यू बोलना है। गिल्ट में नहीं आना है। क्या मैंने बोला? गिल्ट में नहीं आना है कि मैं तो ये नहीं कर पाया या हम तो ये नहीं कर सकते हैं और हमसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बल्कि क्या कहना है कि आज मैंने शायद, घड़ी नहीं देखनी है, बिल्कुल भी नहीं देखनी है, घड़ी देख के नहीं करना है, क्योंकि घड़ी देख के करोगे तो घड़ी में अटक जाओगे। तो अपने मन को अंदाज़ा देना है कि शायद मैंने, लगता है आज आधा 1 मिनट मैंने थोड़ा सा प्रकृति के साथ बिताया और अच्छे से मुंह खोल के नाक से और मुंह से दोनों तरफ से ऑक्सीजन को अंदर खींचने की कोशिश करी, जैसे ऑक्सीजन को अंदर भर के मैं एक गुब्बारे जैसा बन जाऊं और पूरा ऑक्सीजन ही मेरा फूड हो जाए आज। तो ये जो ऑक्सीजन भरी ना आपने, ये आपके ब्रेन में जाएगी तेज़ी से और फिर ब्रेन को के जो पार्ट, जो सेल जो हैं, जो डैमेज हो गए हैं या जो सेल आपके इनएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं हो रहे हैं, उनका फूड बनेगी ये ऑक्सीजन। और धीरे धीरे क्या होगा आपके ब्रेन में धीरे धीरे क्या होगा आपके ब्रेन में जो सेल जो हैं, जो इनएक्टिव हो रहे हैं, उनको रिप्रोड्यूस करने में ऑक्सीजन एक अच्छा रोल प्ले करेगी। ब्रेन में ऑक्सीजन ही काम करती है, ब्लड नहीं होता है। तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो प्राण है ना, तो वो प्राण देगी, उनको स्ट्रेंथ देगी। तो आपके विचारों को भी स्ट्रेंथ मिलेगी और आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेगी। थोड़ी देर बाद फिर से ही प्रयास करिए कि मुझे और ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी है। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। अगर कोई आपको ये समझाता है कि आपको हाथ धोने की ओसीडी है तो आप हाथ मत धोइए और आप रोकिए अपने आप को और आप रोकने में पूरा दिमाग लगाएंगे, तो इतना आसान नहीं है रुकना। बल्कि दिमाग इस बात में लगाइए कि मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी है, मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी है, मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी है, तो मुझे बाहर की जो शुद्ध हवा है वो लेनी है। दूसरी चीज़, इस ब्रेन को एक बहुत अच्छा योगा प्राणायाम होता है जिसको भ्रामरी कहते हैं। आप कहीं से भी देख के सीख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सिखा देती हूँ। देखिए, आँखों पे 2 ये उंगलियाँ रख करके रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे
और इस तरह से करेंगे। ये दोनों उंगलियों को यहाँ रखेंगे, कान में ये दोनों अंगूठों को कस के बंद कर लेंगे और ज़ोर से सांस लेंगे। और जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो कोशिश करेंगे कि बालकनी में या कहीं बाहर होंगे जहाँ शुद्ध हवा होगी, घर के अंदर, जैसे वो लड़का कमरे में बंद है, कमरे में बंद करके नहीं करेंगे। लेकिन शुरुआत में अगर वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। आप आराम से शुरुआती दौर में कमरे के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहाँ आ ही रही है ना, आप जिंदा तो है ही, इसका मतलब कहीं से तो ऑक्सीजन आ ही रही है। खिड़की की संद से, दरवाजे की संद से ऑक्सीजन प्राण है और ये कहीं से भी आ जाती है। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है कि वो तो जगह बना ही लेती है अपने लिए, तो वो आपको लेनी है। अब कैसे लेनी है? ऐसे और लेनी है कि दोनों हाथों को इधर किया, इन दोनों अंगूठों से कान को बंद किया, इसको भ्रामरी कहते हैं, और ऐसे करा, जोर से सांस ली और जितनी देर रख सकेंगे अपनी बॉडी में उस सांस को रखेंगे। ओम की गुंजन करते हुए इस सांस को बाहर निकाल देंगे। मेरे पास जो पेशेंट आया था वो मोमडन था, उसने कहा मैं ओम तो नहीं बोल सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ओम मत बोलिए, यहाँ पर तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कुछ भी करिए, क्या ही बोलूँ मैं इस बात पे, लेकिन अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए ये प्रयास करिए। उसने करा मेरे सामने, 10 बार मैंने उसको कराया। जब मैंने CBT करी तो सबसे पहले मैं उसको ऑक्सीजन दिलवाती थी बाहर की, खुली ऑक्सीजन में सांस लो, सांस लो, सांस लो। आज अपन को सांस लेना है, आज अपन को ये फूल देखना है, आज हमको ये पत्ता देखना है, देखो ये पत्ता कितना सुंदर है, देखो ये पत्ता कितना सुंदर है। ऐसे करके मैंने उसको ना फूलों को दिखाना शुरू किया। मैं उसके साथ गार्डन में गई, उसको पत्ते दिखाए, इस पत्ते को छुओ, उसको फील करो। जब हम प्रकृति को फील करते हैं तो हमारे जो ये सेंसरी सिस्टम है, जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे सेल हैं, ये सारे के सारे जागृत होते हैं। क्यों होते हैं पता है आपको? इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये पत्ता, ये फूल, ये लाइव है, ये 100% आप कहते हैं ना नेचुरल है, ये इसके अंदर प्राण है, तो क्या मैं और आप नेचुरल नहीं है? हमारे अंदर प्राण नहीं है क्या? हमारे अंदर भी, हम भी 100% नेचुरल हैं, लेकिन हम नेचुरल चीज़ों के कनेक्शन में नहीं रहते हैं, विचारों में ही घूमते रहते हैं, विचारों की गुत्थियाँ उलझ जाती हैं, तब हम अननेचुरल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम वर्तमान का नहीं सोचते हैं, उस समय हम पास्ट में अटक जाते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं। तो ऐसे में हमारे विचार जो हैं वो उलझ जाते हैं और उलझे उलझे विचारों के अंदर कुछ थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घर कर जाती है और वो हमको परेशान करती है। तो OCD से निकलने का सबसे पहला तरीका है ऑक्सीजन को भरपूर लेना है। दूसरा तरीका समझिए, पहले तो हमने सबसे पहले अपने ब्रेन को ऑक्सीजन दिया और फिर उसके बाद हमने भ्रामरी करी, भ्रामरी करके फिर हमारा यहाँ पर गुंजन हुआ, हमने वाइब्रेशन दिया। क्या दिया? बॉडी को और ब्रेन को ऑक्सीजन भर के हमने वाइब्रेट किया। जब वाइब्रेशन होता है तो जितने भी हमारे सेल होते हैं उनके अंदर एक हरकत आती है और उस वाइब्रेशन से वो थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं। उसको रिपेयर होने के लिए, जैसे पानी में अगर आप थोड़ा सा ऐसा फेंकेंगे ना तो तरंगे उठती है ना, ऐसे हमारी सारे सेल में तरंगे उठती हैं और वो तरंगे हमको ठीक करने का काम करती हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने उसको वाइब्रेट किया बॉडी को, और बॉडी के थ्रू हमने माइंड को, ब्रेन को ऑक्सीजन भेज करके वाइब्रेशन दिया। ये करना बहुत ज़रूरी है, इसको करिए, तो ये बेसिक चीज़ ठीक हो जाएगी। फिर समझिए और क्या करना है। फिर क्या करना है? जो भी हमें करना है, हम धीरे धीरे अपने चीज़ों को, जो OCD में हो रहा है, जैसे उसको सिमेट्री की OCD थी, आपको कोई सी भी OCD है आपके पहचान वाले को, तो जिस भी OCD है उससे दूरी बनानी है और हमारे अंदर एक समझ डेवलप करनी है कि अगर मैं इसको नहीं भी करता हूँ, हम इसको नहीं भी करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या करना है? ये समझ डेवलप करनी है। तो हमको बार बार हमको समझाना है अपने आप को,
हमारा कॉग्निशन को डेवलप करना है, हमें अपने आप को बार बार समझाना है और हमारे कॉग्निशन को डेवलप करना है, समझ को डेवलप करना है, संज्ञान को डेवलप करना है। हमारे अंदर एक ज्ञान होता है, एक नॉलेज होती है, उसको बताना है कि मैंने अगर ये नहीं भी किया, दरवाज़ा बंद है, बार बार चेक नहीं भी किया, तो देखो कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बार बार समझाना है, बार बार समझाना है, और बार बार समझाते इसको लंबे समय तक बार बार समझाना है और इसको लंबे समय तक समझाना है। क्योंकि एक बात को समझिए कि जो ये बीमारी आती है, ओसीडी एक बीमारी है अगर मानसिक, तो इसको आने में और इसको घर करने में और उसको सेटल होने में बहुत सारा समय लगता है। जैसे उस बच्चे को करीब करीब 2-2.5 साल बाद तो उन्हें समझ में आया कि इसे कोई बीमारी है। तो आपको क्या लगता है कि 2-4 सिटिंग में ही ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। देखिए, बिगाड़ने में हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, जैसे बहुत सारे लोगों को शुगर हो जाती है, बहुत सारे लोगों को बीपी हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी और बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन की बीमारी के लोग मेरे पास आते हैं, झगड़ों की बीमारी के लोग मेरे पास आते हैं जो आपस में बहुत झगड़ते हैं। उनका झगड़ा मालूम है 9-9, 10-10 साल पुराना होता है, और वो सोचते हैं कि 2 सिटिंग में या 1 सिटिंग में मैं उनका झगड़ा सुन लूँगी और अगले दिन से ठीक हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपने 9 साल से पाला है झगड़ा, 2.5 साल से पाल ली है बीमारी, 3-4 साल से आपको बीपी है, तो उसको ठीक करने में या तो आप गोलियां खा के सो जाइए, और अगर आपको सच में ठीक करना है या तो नेचुरोपैथी से ठीक हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी ब्रेन से रिलेटेड समस्या है तो आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट की गोलियां खा के सोने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो ठीक हो जाएगा? क्योंकि ये तो समझ की बीमारी है, तो समझ से ही ठीक होगी। ऐसे ही बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारी लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम आई है, लाइफस्टाइल की वजह से, अपने खाने पीने की वजह से, गलत समय पे सोने की, गलत समय पे जागने की, बहुत सारा टाइम मोबाइल में देने की, कुछ ना करने की, कुछ चीज़ों में हड़बड़ी करने से ये सब बीमारियां जो आती हैं, ये अपने समझ की वजह से आती हैं, समझ के ही जाएंगी। तो समझ अगर आपकी 2 साल से, 2.5 साल से, 10 साल से, 9 साल से, जितने भी समय से ख़राब है, तो उसको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 9 साल से अगर ख़राब है तो 9 साल लगेंगे ठीक होने में, लेकिन 9 मिनट भी नहीं लगेंगे, 9 घंटे भी नहीं लगेंगे, उससे ज़्यादा ही समय लगेगा। तो समय देना है और रिपीटिटिवली जो आपको संज्ञान देना है, समझाना है, समझाना है, करते चलना है, प्रकृति को टच करते चलना है, प्रकृति में जाना है, सांस लेना है भर भर के, और फिर अपने आप को समझाना है कि अगर मैं ऐसा नहीं भी करता हूँ, मैंने देखो नहीं किया अभी, तो कुछ नहीं हुआ। ये वाला जो नहीं है ना, बार बार कुछ नहीं हुआ, ये जोर से बोलना है, अपने आप को समझाना है, इस ब्रेन को बार बार समझाना है कि नहीं कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं कोई प्रॉब्लम हुई। ये वाली बात को जोर से समझाना है, मन ही मन, धीरे से नहीं समझाना है। बोल के समझा दीजिए कि देखो नहीं हुई। लोगों को कहना शुरू कर दीजिए, अपने आसपास अगर आपके पेरेंट्स हैं, बहन है, भाई है, उसको कहना शुरू कर दीजिए कि देखो मैंने ऐसा नहीं किया और मुझे नहीं हुआ, देखो अब मेरे को तकलीफ़ नहीं है। कहना शुरू कर दीजिए कि नहीं है, तो आपका जो ये ब्रेन है ना, ये मानना शुरू कर देगा कि तकलीफ़ नहीं है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप कहना शुरू करिए। आप ये मत करिए कभी भी कि मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, देखो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। आपस में लोगों को आप थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करिए। कभी कभी लिखना शुरू कर दीजिए। विचार आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे मालूम क्या होगा, लिखने से क्या होगा, लिखने से ये होगा कि जितनी देर आपको ओसीडी परेशान कर रहा था कुछ और करने में, थॉट तो आपको बहुत सारे आ ही रहे हैं। थॉट में अभी आपने क्या किया, सब कुछ करना बंद करके एक जगह बैठ गए और ओसीडी के बारे में सोच रहे हैं। जो ऑब्सेसिव कंपल्शन यही हो रहा है। तो ऑब्सेसिव कंपल्शन यही हो रहा है बार बार। तो उसमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा उस थॉट को दूसरा रास्ता देना है। दूसरा रास्ता 2-3 हो सकते हैं। आप अगर टॉकेटिव हैं तो बात करना शुरू करिए, अगर आप टॉकेटिव नहीं हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए। लिख सकते हैं,
भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिखने में कोई उपन्यास ही लिखना है या आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ लिखनी है, बहुत बड़े बड़े विचार लिखने की, किसी को पढ़ाना है, किसी को नहीं पढ़ाना भाई, सिर्फ हमारे इलाज के लिए लिखना है। तो अच्छा सा एक रजिस्टर ले लीजिए और उसमें लिखना शुरू करिए। जब लिखेंगे ना तो उस रॉ में बहेंगे थोड़ी देर के लिए। लिखिए 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 और लिखिए, को जो जो विचार आ रहे हैं आपको, अगर ये विचार आ रहा है ना कुछ भी अनर्गल विचार कि मुझे कपड़े धोना है तो कपड़े धोना लिख दीजिए, मुझे वो कपड़ा ठीक करना है, मुझे अपनी अलमारी में जमाना है तो मुझे अपनी अलमारी में कपड़े जमाने, ये भी लिख दीजिए। तो लिखेंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो OCD था ना वो ब्रेक होगा, क्योंकि थॉट को क्या हुआ, एक और रास्ता मिला, एनर्जी आपने उसको उस तरफ पाथ दिया। हमारी ही एनर्जी से हमको अपने थॉट के को ब्रेक करके दूसरे पाथ पे ले जाना पड़ेगा, तभी संभव है OCD को या किसी भी मानसिक बीमारी को ठीक करने के यही रास्ते होते हैं। फिर क्या करना है, आँखों को और जितने पांचों सेंसेस हैं ना, इन सब की एक एक्सरसाइज करनी होगी सबके लिए। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी के थ्रू हम अपने ब्रेन को थोड़ा सा नरिश करेंगे, सेंसिटिविटी के थ्रू। कैसे? जैसे आँखें हैं तो आँखों को कुछ अच्छा देखने को दीजिए, दूसरा कुछ और जो OCD से रिलेटेड नहीं, जैसे कोई मूवी देखने बैठ जाइए, कुछ नहीं मिल रहा है मूवी, कोई सीरियल, कोई रियलिटी शो जहाँ बच्चे गाना गा रहे हैं, बड़े गाना गा रहे हैं, कोई डांस का शो, टेलीविज़न ऑन कर लीजिए और उसको देखिए। उसको देखने में जो आपका आधा घंटा जाएगा, कुछ भी इंटरेस्टिंग कॉमेडी शो देख लीजिए, आप कुछ ऐसा देखिए जो आपकी आंखें वहाँ बिज़ी हो जाएं, आपके कान वहाँ बिज़ी हो जाएं, और OCD थोड़ी देर के लिए आपको नॉक करेगा उस बीच में, लेकिन आप उसको कहें कि कितना मज़ा आ रहा है, और आप थोड़ी देर अपने परिवार वालों के साथ बैठने का या दोस्तों के साथ बैठ करके कोई ऐसी चीज़ में अपना ध्यान लगाएं, मतलब कॉग्निशन को वहाँ से खींच के दूसरी तरफ लेके जाएं, तब आप OCD को थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे पाएंगे। फिर ये वाला पोर्शन आप ज़्यादा करें। अब दूसरी चीज़ में ध्यान लगाएंगे तो बार बार ध्यान लगा के आपको थोड़ी देर में वो सेटल होने लगेगा। अब आप करना शुरू करें। अभी तक सिर्फ आप देख रहे थे दूसरों को करते देख के, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो आपको खुद को पसंद होगा, जैसे गाना गाना, डांस करना, पेंटिंग करना, कुछ क्रिएटिव जो बनता हुआ दिखता है। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ ऐसा क्रिएटिव जो बनता हुआ, बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे पेंटिंग को जब आप बनाते हैं तो इतना बड़ा अगर आपका कैनवास है तो वो खाली है, और जैसे जैसे आप उसमें रंग लगाते हैं तो वो एक आकृति लेता है। तो जब वो आकृति लेता है तो वो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव देता है, और आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी कॉग्निशन है उसको रिफ़्रेश करता है, और उसको नए सेल जनरेट करने में मदद करता है। तो कुछ भी बनता हुआ, म्यूज़िक सुनना शुरू करिए। ऐसे लोगों को जिनको OCD होता है उनको शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। कोई ऐसे गुरुजी ढूंढिए जो आपको आकर के शास्त्रीय संगीत सिखाने लग जाएं। जब आप सरगम में बहेंगे तो सरगम में, म्यूज़िक में, रागों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और वो आपको OCD से कुछ देर के लिए निकालना शुरू कर देंगे, और ये बहुत लंबे समय तक निकाल पाते हैं। म्यूज़िक आपको लंबे समय तक OCD से या किसी भी मानसिक बीमारी से निकाल पाता है। तो उसको जगह दीजिए, म्यूज़िक को अपने अंदर जगह दीजिए। गाना सुनना शुरू करिए, हेडफोन लगा लीजिए बढ़िया टाइट वाला, और उससे आप म्यूज़िक सुनिए, तरह तरह का, कुछ राग सुनिए, कुछ अच्छा कुछ भी सुनिए। मैं तो कहती हूँ आप कोई सा भी संगीत सुनिए जो संगीत आपको थोड़ी देर के लिए कहीं और ले जाए, OCD से दूर ले जाए। ऐसा संगीत सुनिए। और भी तरीके हैं। फिर क्या करना है, कुछ चीज़ों के समय बना लीजिए। क्या होता है कि आप किसी मानसिक बीमारी से अगर ग्रसित हो रहे हैं तो क्या होता है कि OCD है अगर, तो वो बार बार आपको अटकाएगा। तो ना अपने आप को समय बना करके कि इस समय मुझे ये करना है, समय बना करके इतनी देर आपको जैसे पेंटिंग करनी है, समय बनाकर इतनी देर म्यूज़िक सुनना ही सुनना है। फिर गाने अगर आप गा सकते हैं तो इतनी देर मुझे गाना गाना है। बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान भी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से डील करती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। जिसको OCD होती है उसको
बहुत तकलीफ़देह बीमारी है ये, जिसमें अटकना, किसी एक ही एक थॉट को बार बार आना, शोर होता है दिमाग के अंदर, कंपल्सिव बिहेवियर बाहर आते हैं, वही हाथ पैर उसी तरह से चलते हैं। तो उसको रोकने के लिए उससे ज़्यादा पावर की चीज़ चाहिए ना। तो पावरफुल क्या है? म्यूज़िक बहुत पावरफुल है, डांस बहुत पावरफुल है। म्यूज़िक लगा लीजिए और अपना एक समय बना लीजिए कि मुझे इस समय आधा घंटे के लिए। एरोबिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। आप कभी देखिए कोई अगर ऐसा हो जो आपको एरोबिक्स करा सके, तो उसमें क्या होता है, आपके कुछ पैटर्न पे डांस किया जाता है। जैसे मान लीजिए म्यूज़िक बज रहा है तो एक बार एक पैर इधर लाएंगे, वापस लाएंगे, उधर लाएंगे, वापस लाएंगे, हाथ को उधर ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये पैटर्न डेवलप होगा आपका उस ओसीडी को तोड़ने के लिए। वो म्यूज़िक के साथ चलने लगेगी आपकी बॉडी। तो क्या हुआ, एक कान से, सेंस से, मैंने बताया ना आपको सेंस, पांचों सेंसेस के थ्रू आपको नरिश करना है अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन को और अपने थॉट प्रोसेसर को। तो जब आप एरोबिक्स करते हैं तो बहुत पावरफुल होता है एरोबिक्स, और आप म्यूज़िक के साथ अपनी बॉडी को इस तरीके से मूवमेंट देंगे तो आपका ये जो थॉट प्रोसेसर है और जो ये बॉडी है ये एक पेनिट्रेशन में आएगी, पेनिट्रेट करेंगे वो म्यूज़िक आपको, और आप एक सिंक्रोनाइजेशन में आएगी बॉडी आपकी। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा प्राण जो है ना, बहुत सारा स्ट्रेंथ डेवलप होगा, और आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सीबीटी में अगर आप मेरे पास आते हैं या किसी के पास, तो मैं आपको ये इस तरह की ही एक्सरसाइज कराऊंगी। आप मेरे पास तक, मुझ तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप अपने लिए ये सारी सुविधाएं जुटाइए और करना शुरू करिए। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप अपना टाइमिंग बढ़ाइए, रोज़ धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाइए। खाने पीने की आदतें जो हैं वो बहुत सुधारनी पड़ेंगी। डायरेक्टली देखा जाए तो जो ओसीडी है वो खाने पीने की आदतों से सीधे संपर्क आपको लगता है कि नहीं है, लेकिन है। क्या होता है कि हम जो भी खाते पीते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, वो हमारे गट में जाता है। गट हमारा दूसरा दिमाग होता है। गट अगर हमारा अच्छा नहीं है, मतलब पेट अच्छा नहीं है, जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो अगर सही नहीं है, और उसमें अगर कुछ भी भर रहा है और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो सारे वहीं से, तो फिर हम जो खाते हैं वही हमारे पूरे केमिकल एंजाइम्स बनते हैं, तो वो हमारे को स्ट्रेंथ नहीं देता ब्रेन को। तो बहुत सॉलिड अच्छा खाना खाना है, ग्रीन चीज़ें ज़्यादा खानी है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारा सही से बनेगा बॉडी में। तो ब्लॉकेजेस खुलेंगे, हमारे जो छोटे छोटे सेल हैं उनके अंदर कहीं ब्लॉकेज आ गए ना, कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो सुस्त हो गए, तभी तो हमको ये अटक रहे हैं हम। तो उसको नरिश करना है। तो बहुत अच्छा नरिशमेंट का तरीका होता है। पहली चीज़, ग्रीन चीज़ें ज़्यादा लीजिए। दूसरी चीज़, गाजर, चुकंदर और अनार का जूस पीना शुरू करिए। आप लोगों ने से कुछ ने मेरे को पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो सेरोटोनिन के पीछे पड़ जाते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी को सुखद एहसास कराने का ही काम करता है। अगर सेरोटोनिन नहीं है तो हमें एहसास भी नहीं होगा, सुखद तो दूर की बात है। हैप्पीनेस हार्मोन होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है, तो तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो अनानास का जूस, पाइनएप्पल इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट फ्रूट। आप उसको लीजिए और आपका सेरोटोनिन बनाने की जो आपकी फैक्ट्री है माइंड के अंदर, वो उसको स्ट्रेंथ देगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनानास खा के आपका सेरोटोनिन बन जाएगा। अनानास के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके बॉडी के अंदर वो उस हैप्पीनेस हार्मोन बनाने के लिए स्ट्रेंथ देगी। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अनानास ज़रूर खाइए। हल्का खाना खाइए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। आप वैसे भी जो लोग नहीं ओसीडी से ग्रसित हैं वो भी देखिए कि अगर हम हैवी खाना खा लेते हैं तो हम सुस्त हो जाते हैं। अब जो पहले से ही दिमाग और परेशानी में है, ओसीडी में है, सुस्त हो रहा है, उसको और हैवी खाना खिला दें और पड़ा ही है वो तो फिर जाना छोड़ देता है सब जगह, वो तो परेशान होने लगता है ओसीडी वाला। तो वो बहुत सारे ओसीडी वाले ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह पे, लिमिटेड जगह पर रहना पसंद करते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा सुस्त हो जाएगा। तो लाइट फूड लीजिए। शुद्ध घी बहुत अच्छा है, शुद्ध घी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है।
शुद्ध घी में एक बहुत अच्छा, अगर गाय के दूध का बना हुआ शुद्ध घी आपको मिल जाता है, उसको ढूंढिए, ज़रूर कहीं मिल जाएगा, कहीं गौशाला होगी, गायत्री मंदिर होते हैं वहाँ होता है, उसको पिघला लीजिए, मतलब गर्म कर लीजिए, हल्का सोता सोता सा, बिल्कुल हल्का गुनगुना सा होता है, 2 बूंद इस नाक से 2 बूंद इस नाक से रोज़ रात को सोते समय डालिए, तो वो सीधे जो है ना घी, जो शुद्ध घी है, वो आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ देगा। देखिएगा धीरे धीरे आपकी हालत सुधरने लग जाएगी। ये छोटी छोटी सी तकनीकें करते चलिए, अपनी बीमारी को आप दूर कर पाएंगे। ओसीडी से लड़ने के लिए लड़ाई ना करके उसको उसके लिए दूसरा पाथ तैयार करना है विचारों के लिए। ओसीडी से लड़ने के लिए ओसीडी से लड़ाई ना करके विचारों को दूसरा पाथ देना ज़्यादा आसान है और वही काम करेगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं करेगा। तो ओसीडी से लड़ाई मत करिए, विचारों को दूसरा पाथ दीजिए, विचारों को कहीं और लगाइए, अपने आप को कहीं और ले जाइए, जगह बदलिए, विचार अपने आप बदल जाएंगे। अपना खान पान सही करिए, बदलिए, एक्सरसाइज करिए, एरोबिक्स करिए, म्यूज़िक सुनिए और ये सब थेरेपी के साथ अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए। नहीं कर पाते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मेरे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको अपना नंबर एड्रेस दूंगी, आप मुझसे मिलकर भी अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, प्रश्न करिए, बहुत सारे प्रश्न होंगे ओसीडी से रिलेटेड, मैं सभी का उत्तर धीरे धीरे करके दूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।